चलिए स्टूडेंट, सो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पेयरमेंट एज पर यूएस गैप। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो इम्पेयरमेंट है वो यूएस गैप के अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट होता है और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो आज के इस लेक्चर में पूरा फोकस हमारा यूएस गैप के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करना है। फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो डिस्कस करेंगे वो आईएफआरएस का डिस्कस करेंगे। तो दोनों लेक्चर को आप बड़े ध्यान से समझिए कि सर यूएस गैप में क्या डिफरेंस है और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस है। तो इम्पेयरमेंट का सबसे पहले बेसिक मतलब समझ में आए तो डेफिनेशन पढ़ें। एन एसेट्स इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स वैल्यू इन द मार्केट इज लेस देन इट्स वैल्यू रिकॉर्डेड ऑन द कंपनी बैलेंस शीट। मतलब कि सर कंपनी की बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही है, लेट्स से कंपनी की बैलेंस शीट में एक एसेट्स की कीमत आ रही है $1000, अगर उसकी मार्केट वैल्यू $700 हो जाए, ये है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी हम इम्पेयरमेंट लॉस को बुक करते हैं। अब स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन होता है, सर इम्पेयरमेंट क्या डेप्रिसिएशन है? बट डेप्रिसिएशन एक अलग कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? सर डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर के कारण लगता है कि आप एसेट को यूज करते हैं तो उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। सर हम एसेट को यूज करते हैं, पैसिव यूज करते तो धीरे, जैसे आप अगर कोई कार लेकर आए उसको आप यूज करना शुरू करेंगे तो पैसिव और टाइम के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्सोलेंस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो डेप्रिसिएशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, इम्पेयरमेंट लॉस एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो हमें यूएस गैप के अकॉर्डिंग अगर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना हो तो एक बात तो हमने यहां पे पढ़ी कि जब उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तभी हम इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। तो जब आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना हो तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर्स मिलने चाहिए कि सर क्या ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, क्या ऐसे साइंस हो सकते हैं जिससे हमको लगे कि एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो रही है। तो बोर्ड पे मैंने कुछ मेंशन किया है। पहला ध्यान रखिए, मैंने मेंशन किया है फिजिकल कंडीशन ऑफ द एसेट्स मे हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। अब आप एक एसेट लेकर आए और दूसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई आपने लॉरी लेकर आए थे, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, अब वो डैमेज हो गई। तो आप मुझे बताइए, जब फिजिकल कंडीशन में चेंज आ गया तो क्या उसकी मार्केट वैल्यू में डाउनफॉल आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। तो दीज आर द इंडिकेटर्स कि हम इस प्रकार की एसेट में इंपेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हैं। सर दूसरा रीजन, इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स मे हैव चेंज सिग्निफिकेंटली। अब इकोनॉमिक या लीगल ऐसे रीजंस आ गए, लेट्स से आपने कोई एसेट बनाई थी या आपने एसेट्स खरीद के लेकर आए थे, अब वो एसेट से क्लाइमेट को बहुत लॉस होता था। गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अगले 10 साल के अंदर हम इस प्रकार की एसेट्स को बैन कर देंगे। लेट से समझिए कि पेट्रोल और डीजल्स के कारण क्लाइमेट को बहुत नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कल को नोटिस दे दे कि आज से 10 साल बाद सारी कंट्री में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रन करेंगे, जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल हैं उसको हम धीरे धीरे बंद कर देंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने कोई एसेट्स खरीदी है तो उस लीगल फैक्टर के कारण उसकी मार्केट वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो दीज आर द इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट। तीसरा सर, मार्केट प्राइस में हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई सर, हम कोई कंप्यूटर लेकर आए थे, अब उसका नया वर्जन आ गया मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई कैमरा बाय किया था, आप फिल्म शूटिंग्स वगैरह करते हैं, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी आने के कारण आप जिस एसेट को यूज करते थे उसकी मार्केट प्राइस अगर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट।
तो सर इंडिकेटर्स में हमें यही ध्यान रखना है कि क्या उसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ रही है या नहीं आ रही। अगर मार्केट वैल्यू में कमी नहीं आती है तो इसका मतलब इंपेयरमेंट हम यहां पर बुक नहीं कर रहे। अब मेरा पूरा फोकस यूएस गैप के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। तो देखिए बोर्ड पे मैंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन लिखा हुआ है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, इसको आपने अगर ध्यान से समझ लिया इंपेयरमेंट आपका डन हो जाएगा और आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो सर हम बात करें यूएस गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन जो है वो बोलता है 2 स्टेप टेस्ट। अगर आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है तो 2 स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहले है रिकवरेबिलिटी टेस्ट। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करके बता रहा हूं, आईएफआरएस में सिंगल स्टेप है, सिंगल टेस्ट होता है। यूएस गैप 2 टेस्ट के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले नंबर का जो टेस्ट है वो है रिकवरेबिलिटी टेस्ट। अगर आपने रिकवरेबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट हो रहा है तब आप इंपेयरमेंट लॉस को बुक करते हैं। तो ये पहली स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो बेटा एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेंगे सिंगल स्टेप आईएफआरएस में है या 2 स्टेप है। तो ध्यान रखिए यूएस गैप 2 टेस्ट के बारे में बात करता है, आईएफआरएस सिंगल स्टेप के बारे में बात करता है। तो अगर आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है तो सबसे पहला बात करेंगे रिकवरेबिलिटी टेस्ट। और अब हम रिकवरेबिलिटी टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होते हैं उसको मैं आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से आप रिकवरेबिलिटी टेस्ट को है अब हम समझेंगे। सो देखिए रिकवरेबिलिटी टेस्ट को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड पे मैंने एक डेफिनेशन भी मेंशन की है और एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन को पढ़ें कि रिकवरेबिलिटी टेस्ट क्या है। द एसेट बुक वैल्यू इज नॉट रिकवरेबल when it is higher than undiscounted cash flow expected from the continuous of the asset। मतलब अगर एसेट की बुक वैल्यू उस एसेट्स के यूज आने वाले समय में जब हम उसको यूज करेंगे उससे जो हमें एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उससे अगर ज्यादा हो जाए, मतलब कि सर आपके पास एक एसेट है, आप उसको बिजनेस के लिए यूज करेंगे और उस बिजनेस में जब उसको यूज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कैश के इनफ्लो होंगे। वो इनफ्लो जो है वो एसेट की बुक वैल्यू से कम है, लेस देन बुक वैल्यू है। टेक एग्जांपल, जैसे आपके पास एक बस है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ये एग्जांपल आपके बहुत काम आएगा, अच्छे से समझना। एक बस है और बस को आपने लेट से $1,50,000 में खरीद के लेकर आए, तो ये सर इसकी बुक वैल्यू होगी। अब आपको लगता है कि आने वाले 4 साल में आप इसको यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे तो आपको कैश का इनफ्लो होगा। तो पहले साल 60, 30, 20 और 20, तो टोटल होता है 130। तो क्योंकि जो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है, अब यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अनडिस्काउंटेड। बेटा ये जो कैश फ्लो है ये फ्यूचर के, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अनडिस्काउंटेड का मतलब होता है कि आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं करना है। यूएस गैप में इंपेयरमेंट लॉस को बुक करने के लिए जो फ्यूचर के कैश फ्लो हैं उसको यहां बोल्ड करके लिखा हुआ अनडिस्काउंटेड। तो अब यहां पे जो कैश फ्लो का टोटल है वो बुक वैल्यू से क्या है, कम है। तो इसका मतलब यहां पर हमारा रिकवरेबिलिटी टेस्ट फेल हो गया सर। बुक में कीमत 1,50,000, यूज करके रिकवर कितना कर पाएंगे 130। तो सर क्या यहां पर हम सीधे 20,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दें? ये गलती स्टूडेंट कर देते हैं कि बोले सर 1.5 लाख की एसेट्स खरीदी थी, यूज करके तो 130 मिलेगा। नहीं करना है, काट दिए। अगर रिकवरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको जाना है सेकेंड स्टेप में।
वो सेकंड स्टेप हमने पढ़ी थी ना। और बेटा सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एसेट की बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ध्यान से समझिए, पहले आपने फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, पहले आपने बुक वैल्यू को अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से कंपेयर करना है। और अगर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो इज लेस देन बुक वैल्यू तो स्टेप 2 में जाते हो। स्टेप 2 क्या बोलती है कि बुक वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू से कम करो। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो आप क्या कर दो, यहां पर $10,000 का आप इंपेयरमेंट लॉस क्या करेंगे, बुक कर देंगे। तो जब रिकवरेबिलिटी टेस्ट में फेल होते हैं तभी आपको सेकंड स्टेप पे जंप करना है। तो मैंने यहां पे आपको एक छोटा सा शीट बना दी। रिकवरेबिलिटी टेस्ट क्या है, पहला टेस्ट। तो सर अगर अनडिस्काउंटेड एंटिटी स्पेसिफिक कैश फ्लो इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कह लीजिए, तब आपको सेकंड स्टेप पे जाना ही नहीं है। मतलब सर कि जो एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़ा जहां पर बुक वैल्यू 1.5 लाख थी ना, 150 के, अगर अनडिस्काउंटेड 170 होते तो अनडिस्काउंटेड इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, तो फिर आपको यहां पर लॉस बुक नहीं करना है। स्टॉप एसेट्स इज रिकवरेबल, इसका मतलब एसेट्स रिकवरेबल है। और जब रिकवरेबल है तो बेटा सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे। लेकिन सर अगर अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो कम होते हैं कैरिंग अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन अनडिस्काउंटेड, तब आपको किस पे जाना है, सेकंड स्टेप पे। और सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू से क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं। और जहां पर बुक वैल्यू क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो यहां पर हम 10,000 के लॉस को क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर हम रिकवरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गए, मतलब अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है वो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू से तो कम है, तो हम सेकंड स्टेप पे गए, लेकिन हमने पता किया कि वो जो बस हम खरीद के लेकर आए थे अचानक उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वो 150 के ऊपर चले गई, 155 हो गई। तो बेटा यहां पर फिर आप किसी भी प्रकार का लॉस बुक नहीं करेंगे। तो यहां लिख देता हूं, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। कि सर फेयर मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हम यहां पर लॉस को बुक नहीं करेंगे। तो आप भी अपने पास बेटा नोट्स में लिख लेना, अगर यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू 155 होती तो नो लॉस, किसी प्रकार का कोई इंपेयरमेंट लॉस हम बुक नहीं करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, 10K का लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, बुक करना है। तो यूएस गैप जो है ना 2 स्टेप टेस्ट है। पहला रिकवरेबिलिटी टेस्ट चेक करो, रिकवरेबिलिटी टेस्ट में बुक वैल्यू को अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो से कंपेयर करके लॉस बुक करने के लिए हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था कि किस तरीके से आपको यूएस गैप के अकॉर्डिंग इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, सर इंपेयरमेंट लॉस तो P&L में डेबिट हो जाएगा तो जनरल एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू, आप इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, या सीधे इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट करके एसेट्स की बुक वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिवर्सल ऑफ लॉस अंडर यूएस गैप। बार बार फोकस किस पे कर रहा हूं, रिवर्सल ऑफ लॉस अंडर यूएस गैप। ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल बनाऊंगा, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग लिव एसेट्स एडजस्ट फॉर इंपेयरमेंट लॉस इज न्यू कॉस्ट बेसिस, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस मस्ट नॉट बी रिवर्स।
अब बेटा इतनी सी लाइन को हम एग्जांपल से समझेंगे। वही हमारी बस थी सर, 1.5 लाख की खरीदी थी, $1,50,000 सर। जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 140 थी। तो बेटा आपने इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक कर लिया था, कितना बुक किया था? इंपेयरमेंट लॉस सर हम 10K का बुक कर चुके थे। अब अगले साल, 1 साल बाद मान के चलो इसकी मार्केट वैल्यू अचानक से बढ़ जाती। इस प्रकार की बसेस बहुत कम बन रही, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। ये जो फेयर मार्केट वैल्यू 140 थी, अचानक 147 हो गई। तो आप तो इसको 140 पे लेकर आ चुके हो ना यार। आपने क्या किया, 1,50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई सर? 140। अब अचानक 147 हो गई, तो क्या हम 7,000 का रिवर्सल गेन बुक कर लें क्या? तो बेटा यहां पे यूएस गैप साफ मना करता है, प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इंपेयरमेंट लॉस मस्ट नॉट बी रिवर्स और एज पर यूएस गैप, क्योंकि आईएफआरएस यहां पर लॉस के रिवर्सल को अलाउ करता है। आईएफआरएस लॉस के रिवर्सल को अलाउ करता है। आईएफआरएस बोलता है कि आपने जो 10,000 का लॉस बुक किया ना, 1.5 लाख माइनस 1,40,000, 10 का जो लॉस हुआ, क्योंकि अचानक आपको 7 का गेन हो गया है, तो आप जो प्रीवियसली 10 का लॉस बुक कर चुके हो, 7 का यहां पे क्या कर लो, गेन बुक कर लो। तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड लॉस का रिवर्सल आईएफआरएस में तो परमिटेबल है, यहां बड़े बड़े अक्षर में लिख दे रहा हूं, बट यूएस गैप कभी भी रिवर्सल ऑफ लॉस अंडर यूएस गैप परमिटेबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने इस रिवीजनरी लेक्चर में डिस्कस किया कि यूएस गैप के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इंपेयरमेंट लॉस को क्या करते हैं, बुक करते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, सारे के सारे एमसीक्यू आपसे बनने वाले। इंपेयरमेंट लॉस से रिलेटेड एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा दूंगा। बस आपको स्टिक रहना है यूएस गैप के रूल के अकॉर्डिंग। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डेप्रीशिएशन। देखिए डेप्रीशिएशन है तो बहुत सिंपल सी चीज। आप इंडियन स्टूडेंट पहले सोचते थे ना सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, लेकिन यहां मैं आपको एक डेप्रीशिएशन की डिफरेंट काइंड ऑफ जनरल एंट्री को समझाने जा रहा हूं कि जब हम एक डेप्रीशिएबल एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रिवर्सल कैसे करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का रिवर्सल कैसे करना है, वो अब हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। क्योंकि इस चैप्टर में आपको लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन प्लस लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस बुक करना दोनों समझाया जाएगा। आई होप सो कि आपको इंपेयरमेंट लॉस तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सो अब हम जो समझ रहे हैं डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग लिव्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम सोचते हैं कि सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, केवल यही जनरल एंट्री होती है। तो थोड़ा सा आपको यहां पे समझना होगा कि यूएस गैप में जनरल एंट्री आप डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो अगर आप डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं, डेप्रीशिएशन, तो जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, न्यू मशीनरी विद कैरिंग अमाउंट ऑफ $800,000, 8 लाख रुपए की मशीन खरीदी हुई है डॉलर की, 10% रेट। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे सर, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू एक्यूमुलेटेड। ये तो सभी को पता होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट को सीधे क्रेडिट कर देते हैं। यहां ऐसा नहीं करना है। यूएस गैप में जैसे आपको बताया है रूल बेस्ड है, तो रूल बेस्ड को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 80,000, 8 लाख का 10% और एक्यूमुलेटेड। तो
सर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में तो 80,000 आपने डेबिट कर दिया। अब आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में जब आप मशीनरी को शो करेंगे तो $800,000 माइनस 80,000 कितना हो गया? 7,20,000। तो क्योंकि आपकी बुक्स में एक नया अकाउंट और ओपन हो गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा ना सर। डेप्रिसिएशन को तो आपने P&L में डाल के खत्म कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 80,000 क्रेडिट बैलेंस। अब मान के चलिए इस एसेट्स को आप सोल्ड आउट कर देते हैं, तो आपने जो एसेट्स को सोल्ड आउट किया है, ए कंपनी सोल्ड द मशीन विद कैरिंग अमाउंट 720। ये 720 कहां से आया? पीछे से हुई 8 लाख माइनस 80,000 किया, कितने में बेचा है? 770। तो ऑब्वियसली बात है आपको गेन कितने का हो गया? 7,20,000 की चीज को 7,70,000 में सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो $50,000 का आपको गेन हुआ है। जनरल एंट्री क्या पास करना है? सोचिए आपकी बुक्स में एसेट्स कितने की चल रही है? 800,000, तो आपने उसको क्रेडिट किया। उसके बाद देखिए आपकी बुक्स में एक अकाउंट चल रहा था क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसको हमने यहाँ पे क्या किया? उसको रिवर्स किया। जो पीछे आप करके आए थे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस था, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे थे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है क्योंकि हमें 50,000 का गेन हो गया और आपको कैश 770। तो ये जनरल एंट्री है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू गेन ऑन डिस्पोजल, तो गलत तरीका। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपकी बुक्स में 80,000 पे चल रहा है उसको आपने यहाँ पे क्या किया है? रिमूव किया है। आप देखिए पीछे की स्लाइड में जब हमने ये जनरल एंट्री पास की थी, 80,000 क्रेडिट था, इसको खत्म करके हमने डेबिट कर दिया। आपकी बुक्स में ग्रॉस बुक वैल्यू पे एसेट चल रही होगी 800,000 पे, तो उसको डेबिट को हमने क्रेडिट किया और 50,000 का हमें गेन हुआ। 7,70,000 हमारे पास कैश रिसीव। सिमिलरली अगर हम लॉस को एसेट्स में बेचते हैं, यहां पर हमने उसी एसेट्स को कितने में बेचा है? 7 लाख में। तो 720 की चीज को 7 लाख में बेचा है, तो 20,000 का हमें क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो यहां पे भी देखिए हमने कैश अकाउंट $700,000, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप क्या करेंगे? डेबिट फिगर है ना, ये आपने रिवर्स कर दिया। बाकी लॉस आ गया आपको 20 का और मशीन 800। तो आपको डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री इस तरीके से क्या करनी है? पास ऑन करनी। तो ये एक रिवीजन, छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव किया है कि डेप्रिसिएशन आपको कैसे क्लेम करना है और इंपेयरमेंट लॉस आपको किस तरीके से बुक करना होगा। चलिए इसके बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं।